नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। रविवार सुबह हम जो है फिल्मों पे बात करते हैं। इस सप्ताह कौन सी फिल्म रिलीज हुई, कैसी है और उसमें क्या विशेष है, और बात करते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी बॉम्बे में लंबे समय तक हिंदू नवभारत टाइम्स में काम करते रहे, वरिष्ठ पद पर रहे। उसके बाद हालांकि यहाँ पे वो जो है पॉलिटिकल जर्नलिज्म में थे वो, लेकिन फिल्मों के प्रति उनकी गहरी रुचि है। और फिल्मों के बारे में आप लगातार उनके फेसबुक पर, उनके अपने चैनल पे जो इंदौर डायलॉग है उस पर देखते रहते हैं। तो वो हर सप्ताह हमको नई नई फिल्मों के बारे में बतलाते हैं। तो हम आज उनसे पूछते हैं कि आज कौन कौन सी फिल्मों के बारे में जानकारी लेकर के आए। प्रकाश भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, हमारे बहुत बहुत दर्शकों के लिए हमारे दर्शकों के लिए इस सप्ताह आप किन किन फिल्मों की बात लेकर के आए, कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई है? धनंजय जी, ये हफ्ता पूरी तरह से नवरात्र का हफ्ता था। माँ दुर्गा शक्ति की देवी हैं और एक्शन फिल्मों का जोर रहा। पहले हम बात करेंगे आज जो फिल्में लगी हैं। एक लियो फिल्म लगी है, उसकी बात करेंगे जो मैंने देखी। ये गुरुवार को ही लग गई थी नवरात्र के कारण। दूसरी फिल्म की चर्चा करेंगे जो गणपत फिल्म है। एक फिल्म देखनी थी लेकिन देख नहीं पाया हूँ। वो फिल्म भी एक्शन पैक फिल्म है, टाइगर नागेश्वर राव। वो भी एक्शन की फिल्म है लेकिन नहीं देख पाया। तो दो फिल्में ही देखी, दो फिल्मों की ही बात करें। तो सबसे पहले लियो की बात करें हम लोग। जी जी, तो लियो कैसी लगी आपको? ये लियो का पोस्टर है, उसके हीरो हैं, साउथ की फिल्म है। कैसी लगी फिल्म जी, आपको? लियो ऐसी है भाई साहब की काजू कतली के डब्बे में कोई सोन पापड़ी टिका दे। दिवाली का मौका है, बहुत सारे उपहार मिठाई में मिलते हैं। तो महंगी मिठाई का डिब्बा हो और माल जो है अंदर सस्ता हो, ऐसी कोई फिल्म है। दरअसल बात यह कि फिल्म का मिजाज हिंदी भाषी दर्शकों के लिए नहीं है। ये फिल्म साउथ के सुपरस्टार हैं थलपति विजय, उनकी फिल्म है। ये उनकी 67वीं फिल्म है और थलपति विजय 2003 से ही सुपरस्टार माने जाते हैं। उनकी फिल्में तमिल में बहुत ज्यादा चलती हैं। उन्होंने अपनी एक एक फिल्म से 150 करोड़ रुपए तक की कमाई की है और कहते हैं कि इस फिल्म के लिए भी उन्होंने 50 करोड़ एडवांस ली है और फिल्म में पार्टनरशिप ली है। ये फिल्म जवान से भी ज्यादा ओपनिंग डे पे इसकी कमाई रही, लेकिन दूसरे दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डब्बा हो गई, क्योंकि तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी लोगों को जो अपेक्षा होगी इस फिल्म से वो शायद पूरी नहीं हुई। क्योंकि मैं तो तमिल की फिल्म में इक्का दुक्का ही मैंने देखी, वो भी सब टाइटल वाली। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि दर्शकों को कोई चीज पसंद नहीं आई है, क्योंकि पहले दिन इस फिल्म ने जिस तरह से 100 करोड़ 80 लाख रुपए का धंधा किया था, अगले दिन घट गया है। तमिलनाडु अकेले में 24 करोड़ कमाए थे, केरल में 6 करोड़ कमाए थे, लेकिन बाद में फिल्म चली नहीं। तो दरअसल थलपति विजय एक ऐसे गायक और अभिनेता हैं जो बहुत जाने माने लोग हैं। जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में अमिताभ बच्चन हो या सलमान खान या शाहरुख खान, कह सकते हैं कि इनकी कई फिल्मों ने अवार्ड जीते हैं। और एनआरआई लोगों में, जो तमिलनाडु के लोग विदेश में बसे हैं, वे उनकी फिल्में बहुत देखते हैं और इनकी फिल्मों का कलेक्शन जो होता है वो बहुत होता है विदेश में भी। तो इस फिल्म का कलेक्शन विदेश में भी काफी रहा। लेकिन मेरी बात करूं तो मुझे फिल्म थोड़ी पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका कारण यह है कि इस फिल्म में हिंसा 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 है और बेसिर पैर की कहानी है। गाने जबरदस्ती ठूसे गए हैं। हालांकि कश्मीर के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। मोको बोट कैमरे से शूट किया गया है, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए गए हैं। लेकिन इस फिल्म को कोई गैर तमिल दर्शक, खासकर हिंदी भाषी दर्शक पसंद करेगा, मुझे ये आशा नहीं। इसको पूरे देश में रिलीज किया है, तमिल के अलावा ये फिल्म तेलुगु और हिंदी में भी बनी है। वैसे इस फिल्म को बनने के पहले विजय नहीं चाहते थे कि फिल्म हिंदी में भी बने, लेकिन निर्देशक चाहते थे कि फिल्म बने और उन्होंने इसे बनाया। बाद में उनके आग्रह पे माने। इस फिल्म में संजय दत्त की भी बड़ी भूमिका है। संजय दत्त एक प्रमुख खलनायक है। फिल्म के कई खलनायक हैं, वैसे इस फिल्म के नायक ही एक तरह से खलनायक हैं।
और कहानी में तुक नहीं है। तुक ऐसी है कि हीरो तस्करी का धंधा छोड़ के शरीफ आदमी बन जाता, तो कोई नैतिकता के कारण नहीं कि उसकी अंतरात्मा ने उसे कहा हो, पुकारा हो। वो इसलिए ये धंधे छोड़ देता है कि उसके पिता नर बलि देने लगते हैं और वो नर बलि में अपने बेटे और बेटी की बलि चढ़ाना चाहते हैं। बेटा बच जाता है, बेटी की नर बलि की बलि चढ़ा देते हैं। तो बेसिर पैर की कहानी लगी मुझे। और इतनी इतनी फिल्म है। हाँ, इसमें अनुराग कश्यप का भी 2 मिनट का रोल है, वे संजय दत्त के गुर्गे के रूप में है, लेकिन संजय दत्त पूरी तरह से राक्षस की तरह नजर आता है। फिल्म में गोली चलाना, खंजर भोंक देना, चाकू मार देना, हथौड़े से सिर फोड़ देना, बल्लम से शरीर आर पार कर देना, ऐसे दिखाया जैसे कोई पॉपकॉर्न खा रहा हो। तो मुझे तो ये फिल्म जमी नहीं, क्योंकि नहीं जमने का कारण यहाँ एक बंधन है। और तमिलनाडु के दर्शकों को, तमिल भाषियों को भी फिल्म पसंद नहीं आई है ज्यादा, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट कहती है कि वहां भी ये फिल्म उतनी हिट नहीं रही जैसी विजय की फिल्में रहती हैं। संजय जी, धनंजय जी। जी, तो इस फिल्म में एक जो नरबली की आप बात करें, तो नरबली जैसी चीजें को प्रमोट करना या ऐसी चीजों को लाना, क्या आपको सही लगा? हाँ, मुझे ये बात बहुत ही मतलब हिंसक लगती है। और ये कल्पना करना इस दौर में, इस फिल्म में अगर 2.5 घंटे की फिल्म है तो 1.5 घंटे से ज्यादा समय तो उसमें फाइटिंग ही दिखाई गई, और फाइटिंग भी नृशंस तरीके से। जब फाइटिंग नहीं होती है तो लक्कड़ बग्घे को फंसाने के लिए संघर्ष होता है, या फिर मोटर की रेस होती है, या मोटरसाइकिल की रेस होती है, या एक दूसरे की को पकड़ने धकड़ने के सीन होते हैं। फिल्मों में गाने जबरदस्ती ठूसे गए हैं। और इस फिल्म में रोमांटिक सीन एक ही है, और वो भी नहीं, लेकिन हीरो। लेकिन लेकिन भाई साहब, मैं नरबली पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। नरबली जो है ये अंधविश्वास का भयावह रूप है, और ये बिल्कुल है। हमारे समाज में अब तो सुनाई कम पड़ती, लेकिन अभी भी कहीं कहीं दूर दराज के आदिवासी इलाकों में या कहीं कहीं सुनाई पड़ जाती है। हम तो कुछ शहरों में भी कहीं सुन लेते हैं कि जिसे मैं अपने गांव में था, तो ताकि किसी भी ब्रिज का निर्माण जब शुरू होता है तो उसकी नींव में किसी आदमी को मार के गाड़ दिया जाता है, तो उससे ब्रिज नहीं गिरता है। इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह जी की जो जी। है अफवाह, या कहिए कि अंधविश्वास की बातें, क्या आज वैज्ञानिक युग में किसी सेंसिबल आदमी को, फिल्म मेकर को इस तरह की बात करनी चाहिए? यस, नहीं करनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे लगा कि फिल्म में कहानी बनाने के लिए बेसिर पैर की कहानी, मैंने कहा कि कहानी का कोई सिर पैर नहीं, बस बना दी कि सब हीरो कैसे भागेगा घर से, इसलिए भागेगा। जो व्यक्ति, जो तस्कर, फिल्म में संजय दत्त अपने भाई को पढ़ने के लिए विदेश भेजता है, इतना तो पढ़ा लिखा होगा ही कि नरबली देना एक तो कानूनी अपराध है। और इस तरह की बात सोचना भी, करना तो बहुत दूर की बात कह रहे हैं आप, ऐसी बातें सोचना भी हमारे यहाँ नराधम बिल्कुल, कार्य माना जाता है। तो बिल्कुल। बलि देना तो बहुत दूर की बात है। और फिल्म में जिस तरह दिखाया गया है, और जिस तरह हिंसक दृश्य एक के बाद एक, जैसे 5 लोगों को गोली मारता है हीरो, तो पांचों को एक एक करके, जिस तरह की मिशन कश्मीर में 14 लोगों की हत्या एक एक करके दिखाई गई थी, पांचों की हत्या एक के बाद एक दिखाई गई। ये सिंबॉलिक हो सकता था, लेकिन फिल्म की कहानी में फिल्म बनाने के नाम पर ज्यादा आजादी ले ली गई है, ऐसा मुझे लगता जी। अब अगली फिल्म गणपत की बात करते हैं। गणपत आपको कैसी लगी? है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, गणपत एक डायस्टोपियन फिल्म है। डायस्टोपियन फिल्म ऐसी होती है जब आप कल्पना करते हैं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास है 1964, उस पर भी फिल्म बनी है। तो आप दर्शकों को कल्पना करते हैं कि भविष्य ये में दर्शकों कोई को एक। ट्रेलर भी दिखलाते चलते हैं। जी जी। जी, आप बात करते रहे। हाँ। तो डायस्टोपियन फिल्म ऐसी कि लोगों को दिखाया जाता है कि एक ऐसा अमानवीय समाज आएगा, अधिनायकवादी सरकार आएगी, निर्दयी मेगा कारपोरेशन होंगे, पर्यावरण की आपदा होगी, समाज में गिरावट होगी। और ऐसी कई फिल्में बॉलीवुड में आ चुकी हैं। जैसे 95 में आई थी स्पेस रेस, 98 की डार्क सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2001 में आई थी, एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 में आई थी, माइनॉरिटी रिपोर्ट 2002 में आई थी, जिसके डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग थे।
और 2002 में इक्विलिब्रियम आई थी। सिर्फ 50 फिल्में अंग्रेजी में आ चुकी हैं। तो ये एक ऐसी फिल्म है, डायस्टोपियन फिल्म है। इसमें कल्पना की गई कि 2070 में दुनिया में क्या हो रहा है। गणपति नामक एक पंडित ने गांव में अपने इलाके में घोषणा करते हैं कि हम जो गरीब हैं, पिटे हुए हैं, मुस्लिम हैं, हमारी इसका कारण यह है कि सामने वाला जो है वो बहुत सशक्त है और उनसे बदला लेने के लिए गणपत आएगा और वो हमारा मसीहा होगा। और ये कपोल कल्पना की कहानी है। और इस फिल्म को प्रचारित किया गया कि स्पोर्ट्स फिल्म है, लेकिन ये एक एक्शन फिल्म है। और इस फिल्म में केवल और केवल मैं फिर दोहराऊंगा, ये फिल्म केवल और केवल टाइगर श्रॉफ की फिल्म है। टाइगर श्रॉफ के अलावा जो भी कलाकार इसमें सब फिजूल खर्च हुए हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कृति सेनन हो। हाँ, इस फिल्म में गानों के नाम पर जो फूहड़ गाने बॉलीवुड में चलते हैं वैसी है। इस फिल्म की कमजोरी मुझे लगी कि दर्शक इससे कनेक्ट नहीं कर पाते। और कहानी अजीब सी है, मैं कहानी उजागर नहीं करना चाहता दर्शकों के लिए, लेकिन कहानी ये कि जिस तरह आईपीएल का या रतन खत्री का सट्टा चलता होगा, इस तरह बॉक्सिंग रिंग का सट्टा चलता है। और बॉक्सिंग रिंग में हारने वाले लोग गरीब हो जाते हैं और हीरो दूसरे पक्ष में जाता है और वो बॉक्सिंग करता है और कहता है कि अपने लोगों से कि अपनी सारी आजीवन की कमाई इस सट्टे में या शर्त में लगा दो, बॉक्सिंग रिंग के सट्टे में। वो सारे गरीब हजारों लोग अपनी कमाई उसमें लगा देते हैं और वो जीत जाता है हीरो, और ये सारे गरीब लोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये क्या कल्पना हुई, क्या कहानी हुई। हंसी आती है मुझे कि कौन से दुनिया में जी रहे हो भाई। आईपीएल का सट्टा भी लोग लगाते हैं, करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं, निश्चित बात है। पर ऐसा तो है नहीं कि बॉक्सिंग रिंग में गणपत आता है, यानी टाइगर श्रॉफ आता है, बॉक्सिंग करता है और गरीब अपना लगा देते हैं। अरे भाई, ये क्या बात हुई। ये तो ऐसा लगा मुझे कि जैसे गरीबी हटाने का एकमात्र तरीका इस देश में ये बचा है कि आप सब लोगों से कहो कि आईपीएल के सट्टे में लगा दो पैसा, जीतोगे तो अमीर हो जाओगे। तो कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा। देखिए, सही नेता वो होता है जो लोगों को बताता है कि भाई आप कुछ करिए, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़िए, जैसा गांधी जी ने किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट रहो और लड़ो। ऐसा कोई संदेश इस फिल्म में नहीं है। हाँ, इस फिल्म में वीएफएक्स के उपयोग अच्छा किया गया है, तकनीक का उपयोग अच्छा किया है, लेकिन कई बार वो तकनीक भी हॉलीवुड की फिल्मों की भोंडी कापी नजर आती। तो कनेक्ट जब तक दर्शकों का नहीं होगा, मुझे लगेगा कि इसमें मेरी कहानी कही गई है, मेरी कोई बात कही गई है। एक तो बात है कि इस देश में बॉक्सिंग कोई बहुत पॉपुलरिटी में नंबर 1 गेम नहीं है। बहुत सारे खेल, फुटबॉल लोकप्रिय है, हॉकी लोकप्रिय है और क्रिकेट तो लगभग पूरे देश में लोकप्रिय है। बॉक्सिंग के कबड्डी को हमारा भारतीय समझने खेल है। वाले, कबड्डी हाँ, भारतीय कबड्डी खेल है। हमारी, जी, खो लेकिन खो इतना है। कोई लोकप्रिय खेल नहीं है। और सट्टे को जिस तरह नहीं, वो इसमें क्या होता है गरिमामय भाई किया साहब, ये गया है। ताकतवर, क्योंकि हीरो जो है टाइगर श्रॉफ जो है वो ये एक्शन हीरो है और उसके पैक्स है, उसकी बॉडी है। तो वो दिखाने के लिए, आप ताकत दिखाने के लिए क्या करते हो? तो ताकत दिखाने के लिए आप बॉक्सिंग दिखाते हो। जिसे आप याद कीजिए, धर्मेंद्र की भी फिल्में आई थी, धर्मेंद्र के जमाने में बॉक्सर वाली फिल्में आती थी। जी। मिथुन की फिल्म आई बॉक्सर। तो जो ताकत दिखाने के लिए हिंदी सिनेमा में फार्मूला है कि वो उसको बॉक्सर बना दीजिए। पहले पहलवानी करते थे, तो पहलवानी तो अब चलता नहीं है। कहाँ पहलवान बनेंगे हमारे हीरो, तो बॉक्सर हो जाते हैं और जी। मारते हैं और खून दिखाई पड़ता है। जी। तो मारपीट वाली जो एक कुंठा मन में है, वो उससे सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ती है, इसलिए जी। देखिए, ये फिल्म भी 5 भाषाओं में बनी है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। और मुझे नहीं पता कि दूसरी भाषाओं में से कैसा रिस्पांस मिला। हिंदी में जब मैंने देखा कि जब दर्शक इस फिल्म को देख के निकल रहे थे, जो टिकट खरीद कर गए थे बेचारे, तो उनके चेहरे पे कोई ऐसा उत्साह नहीं था कि हमने मैदान मार लिया। जैसा कि आमतौर पर जब हीरो कामयाब होता तो दर्शक अपने हीरो में अपनी छवि देखता, उसे लगता कि देखिए हमारा हीरो है, हमारा प्रतिनिधि है पर्दे पे, और वो अगर कामयाब हुआ तो समझो कि हम कामयाब हुआ। आप देखिए अमिताभ की पुरानी फिल्में कामयाब हुई, उसके पीछे क्या कारण था कि लोगों ने अमिताभ की उस छवि में अपनी छवि देखी, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, मारता है, पिटता है, डायलॉग बाजी करता है। तो लोगों को अपनी छवि लगी, जहाँ टाइगर श्रॉफ में अपनी छवि लोगों को नजर नहीं आई।
न महिला दर्शकों को कृति सेनन में अपनी छवि नजर आती, क्योंकि कृति सेनन ने उसने भी बॉक्सिंग की है इस फिल्म में, तो लड़कियां हमारे यहाँ बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा नहीं है, खास करके हिंदी भाषी इलाकों में तो कम है। दूसरी बात यह है कि कृति सेनन को जिस तरह दिखाया गया, अभी उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मुझे लगता है कि कृति सेनन ने अगर ये फिल्म देखी होगी दोबारा इसे बनने के बाद, तो उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद, मिमी का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद, मैंने आखिर इतनी घटिया फिल्म में काम किया तो किया। और अमिताभ बच्चन को मुझे लगता है कि वाशु भगनानी का कोई पुराना कर्जा चुकाना होगा, तो उन्होंने इस फिल्म में निहायत ही वाहियात सा रोल करना मंजूर किया, और एक ऐसे अजीब और गरीब व्यक्ति का रोल जिसमें अमिताभ अमिताभ लगते ही नहीं, एक पोंगा पंडित टाइप और भविष्य की कल्पना, और एक व्यक्ति आएगा, मसीहा आएगा। मसीहा तो बहुत सारे आए इस दुनिया में, कई लोग तो इंदिरा गांधी को मसीहा कहते हैं, कई लोग नरेंद्र मोदी को मसीहा कहते हैं, पर ये मसीहा है क्या? असल मसीहा तो आदमी खुद अपने आप में है, वो खुद ही को बुलंद करे तो मसीहा हो सकता है। लेकिन फिल्म में अगर इस तरह पोंगा पंडित बातें कहें, अभी इसके पहले हमने लियो की बात की थी, उसमें भी पुरानी बातें, फिल्म में नई 2070 की बात कर रहे हो, और 2070 में हीरो बॉक्सिंग करता है और उससे गढ़ जीत लेता है, धनवानों को हरा देता है बॉक्सिंग में, तो वो धन वापस पा लेते हैं। अजीब और गरीब कहानी। ये बात होती कि हीरो कोई ऐसा विज्ञान का आविष्कार करता कि लोगों की मुश्किलें मिट जाती, हीरो कोई ऐसा काम करता कि लीडरशिप होती उसमें, वो पूरे देश के लोगों को एक करता, गरीबों को एक करता और जागरूकता पैदा करता, उनमें शिक्षा की बात लाता। इसी कोई बात हो तो कोई बात समझ में आई, पर चूंकि बात आपने जो कही वो बिल्कुल सही है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ है और निर्माता निर्देशक को टाइगर श्रॉफ दिखाना था, तो टाइगर श्रॉफ टाइगर श्रॉफ टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में शुरू से अंत तक है। 80% फिल्म में टाइगर श्रॉफ पर्दे पे रहता है, 20% सीन होंगे जहां टाइगर श्रॉफ वो नहीं क्या है। है, जो टीनेजर लड़के हैं उसको टाइगर श्रॉफ बहुत पसंद है, और लड़कियों को बच्चों भी में बड़ा पसंद है वैसे लोकप्रिय है तो, टाइगर श्रॉफ, ऐसे कहा जाता है। हाँ लड़कियों को भी पसंद है, जी लेकिन हाँ, अब मतलब वो दोनों आते हैं, बच्चों में हमने जी दोनों गिन लिया, लड़के लड़कियों दोनों, जी जी और युवा जी लड़कियों को भी पसंद आता है क्योंकि उनकी बॉडी है उनकी, ऐसे कहा जाता है। मैं एक सवाल आपसे बिल्कुल। ये कहूँ कि ये जो है अमिताभ बच्चन का रोल क्या है, और उन्होंने अगर छोटा रोल किया है तो क्यों कबूल किया, क्या है खास अमिताभ बच्चन के रोल? देखिए, फिल्म कहानी उजागर नहीं करना चाहता, पर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन टाइगर बस श्रॉफ के रोल दादा बता हैं। दीजिए, उनका रोल क्या है? उनका रोल है कि वो गांव में पीड़ित लोगों के एक पंडित हैं जो लोगों को लड़ने झगड़ने से रोकते और कहते हैं कि लड़ना झगड़ना हो तो ये मैंने बॉक्सिंग रिंग बनाई है, आप यहीं पर लड़िए और अपनी कुंठाएं दूर कीजिए। और उस छोटे से एरिना में, बॉक्सिंग रिंग में, गांव के जो कच्ची मिट्टी में धूल वाला होता है, लोग वहां लड़ते, कुश्तियां लड़ते हैं और अपनी अपनी ग्रंथियां से मुक्ति पाते हैं। आपने देखा होगा कि कश्मीर में किसी ने क्रिकेट खिलाना शुरू किया लड़कों को, तो वहां पर हिंसा की घटनाएं कम हो गई, आतंकी घटनाएं कम हो गई, क्योंकि युवा आतंक की बजाय खेल की ओर आकर्षित हो गए थे। तो शायद इस तरह की कहानी अमिताभ को लेके गढ़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अमिताभ अच्छे एक्टर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अमिताभ के होने से फिल्म की कीमत बढ़ी और लोग अमिताभ को देखने के लिए फिल्म जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। कृति सेनन बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इसमें दो मत नहीं। और उनमें उन्होंने तरह तरह के रोल भी किए हैं, बहुत रिस्क लेने वाले रोल भी किए हैं। मिमी का उनका रोल एक अलग किस्म का रोल था। बेहतरीन अदाकारा है इस दौर की, इसमें दो मत नहीं। और निश्चित ही उन्होंने टाइगर श्रॉफ के सामने बिल्कुल बराबरी से काम किया है, लेकिन उन्हें कम रोल दिया गया है, छोटा रोल दिया गया तो उनकी मजबूरी रही। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी एक्टिंग की, लेकिन खर्च हो गई। मुझे लगता है कि वो फिल्म देखेंगे तो उन्हें अफसोस होगा। अमिताभ बच्चन तो ठीक है भाई, वाशु भगनानी, जैकी भगनानी का कोई पुराना कर्ज चुकाना होगा उन्हें, या उन्होंने कोई एहसान किया होगा अमिताभ को, तो ऐसा अमिताभ ने कहा चलो भाई तुम्हारी फिल्म में काम कर लेते हैं। लेकिन अमिताभ ने देखिए अब तक जो फिल्मों में काम किया इस उम्र में भी, जैसे ऊंचाई में उन्होंने काम किया, तो कोई कहानी है जिसमें वो प्रेरणा के स्रोत बने। अमिताभ के आसपास कहानी घूमती है, यहाँ कहानी अमिताभ के आसपास नहीं घूमती, कहानी टाइगर श्रॉफ के लिए, ये केवल टाइगर श्रॉफ के लिए फिल्म बनी है। और अगर कोई टाइगर श्रॉफ का फैन है या बॉक्सिंग का फैन है तो उसको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, इसमें दो मत नहीं। अ, शर्त बस ये है कि वो टाइगर श्रॉफ का फैन हो या भक्त हो और बॉक्सिंग में रुचि रखता हो। एक आम दर्शक जिसे बॉक्सिंग में रुचि नहीं हो, फिल्मों में कलात्मक पक्ष देखना चाहे, तो वो इस फिल्म में नहीं।
हाँ, एक बात जरूर है, ये दोनों फिल्में जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों ही फिल्मों में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत अच्छा किया गया। ये इन फिल्मों को देखो तो समझ में आता है कि तकनीक टेक्नोलॉजी भी तो क्या है कि जो हॉलीवुड में है वो यहाँ उपलब्ध है। और आपको जी जानकारी में दूं हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से कि अब पटना जैसी जगह से वहाँ पे जो स्पेशल इफेक्ट वीडियो जो जो होता है VHX जिसको भी बोलते हैं लोग, तो वो पटना जैसी जगह पे स्टूडियोज हैं और वहां से अमेरिका की फिल्मों के लिए काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल जो आई है वो पूरी दुनिया में आज के जमाने में एक जैसी है, एक जैसे काम करते हैं। लेकिन मूल है सिनेमा, टेक्नोलॉजी नहीं है। सिनेमा जो है जी कहानियों को कहना है, और कहानियां वो जो संवेदनशील कहानियां हैं जो हमको हमारे हृदय को टच करे, हमारे विवेक को टच करे, हमारे मन को टच करे, हमारे दिमाग को टच करे, कहानियां वैसी होनी चाहिए, तभी वो फिल्म चलेगी। मैं एक और सवाल आपसे करूं, ये गणपत क्यों नाम रखा है इसका? कोई खास बात है गणपत नाम रखने की पीछे? मुझे लगा कि इसमें गणपति को लेकर गाने लिखे गए हैं, और महाराष्ट्र के लोगों को प्रभावित करने के लिए मराठी भाषी लोग, मतलब इसका धार्मिक एजेंडा रहा होगा फिल्म का, कि अ, उसके पिता का नाम शिवा रखा गया है, गणपत के यानी शिव जी, गणेश जी। तो इस तरह उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भुनाने की कोशिश की है निर्माता निर्देशक में। और गणेश जी पर गाने भी फिल्माए गए हैं, और गणपत का एक नाम गुड्डू रखा गया है, जो गणपत आएगा, गणपत आला रे, मराठी भाषियों के लिए। तो उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भुनाने की कोशिश भी की है, इसलिए नाम रखा गया दलपत, वैसे गणपत। वैसे मैं अभी और उसके वैसे मैं अभी दादा थे, जी जी, जी कंप्लीट कर लीजिए। उनके दादा का नाम दलपति रखा गया है, और पिता का नाम शिवा। तो यानी कहानी इस तरह चलती है कि गणपति हम सबके आराध्य देव हैं भारत में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ईसाई मुसलमान भी आराध्य मानते हैं कई, मुंबई में आपने देखा होगा, सिख सभी गणेश को आराध्य मानते हैं। तो गणेश जी के नाम पे गणपत। एक बात मुझे लगती है धनंजय जी, अगर ये फिल्म कोई मुस्लिम निर्माता निर्देशक बनाता, तो क्या ये RSS वाले और संघ वाले और हिंदू सभा वाले आंदोलन नहीं करते कि शाहरुख खान ने गणपत कैसे बना दी, या सलमान खान ने गणपत कैसे बना दी? तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे समाज की एक सड़न दिखती है कि हिंदू अगर धर्म का दुरुपयोग करे तो वाजिब है, और दूसरा कलाकार अगर उसका कलात्मक उपयोग भी करेगा तो वाजिब नहीं है। तो ये बड़ी गंभीर बात है। आप देख लीजिए ना, RSS या बीजेपी ने ठेकेदारी ले ली है तो ये हिंदू के बारे में कुछ भी करे, हिंदू नारे बिल्कुल लगवाए, वो तलवार लेके दौड़ाए, तो वो सही है। बाकी दूसरा आदमी अगर बोले तो वो गलत है। तो ये देखिए, ये तो एक सत्ता का या कहिए कि गुंडाई का अपना गलत, नमूना है। दोनों ही गलत है, चाहे मुसलमान जी, करे तो एक एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, इसके बाद ये प्रोग्राम समाप्त करें। मैं गणपत जब ढूंढ रहा था तो झारखंड के एक जो है बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए पांडे गणपत राय, और पांडे जी गणपत राय जमींदार थे और 1857 के क्रांति के नेता थे। वे नागवंशी राजा के भूतपूर्व दीवान थे। इस क्रांति में वे इस क्षेत्र के मुख्य सेना नायक बने और लगातार अपने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजी सेना और सेना नायकों को परेशान करते रहे। उनका जन्म पुतिया गांव के एक कायस्थ परिवार में 17 फरवरी 1809 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राम कृष्ण राय था। तो ये गूगल पे हमें ये उपलब्ध है, और ये मिल रहा है कि गणपत राय एक जो है झारखंड के, उस समय बिहार हुआ करता था, बिहार के जो है जी वो बिहार का उस समय तो बल्कि बंगाल था, क्योंकि बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों एक प्रोविंस कहलाता था और उसको बंगाल प्रोविंस कहते थे। और जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, इतना बड़ा प्रोविंस था वो। बंगाल तो जी 1936 में या 1915 में 17 में अलग हुआ, बिहार और उड़ीसा। और उसके बाद उड़ीसा फिर अलग हुआ 1935-36 में, ऐसे अलग हुआ और बिहार इंडिपेंडेंट हुआ और फिर झारखंड बना। तो ये गणपत का ये जिक्र है। तो आपने जो है दोनों फिल्मों के बारे में बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका भाई साहब, कि आप फिल्मों के बारे में जानकारी देते हैं और मुझे लगता है दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। और आपसे अपील है भाई दर्शक जी कि आप जो है इस फिल्म के बारे में जब आप फिल्म देखते हैं और जब आप समीक्षा पढ़ते हैं और लगता है कि आपको अच्छा कहा गया, तो आप जरूर उसके बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि इससे हौसला बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई आपका भी। नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।